Welcome to our series on design and verification of MIPS 32 based processor using System Verilog and UVM environment. So in this video, we will be talking about the architecture of a typical CPU. In the previous videos, we have talked about the instruction set architecture, instructions, and now we are talking on the architecture of CPUs. So in the previous video, we have discussed on the memories, means the different kinds of memory that exist in the modern computers. टॉपिक होगा वो होगा कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ अ सीपीयू. ओके, सो जो आप ये अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक सिंगल कोर प्रोसेसर है. इस प्रोसेसर के बेस पे ही हमारा जो मॉडर्न डे सीपीयू है वो बिल्ड हुआ है. इस सीपीयू में मेन थ्री कंपोनेंट्स हैं. मेन थ्री कंपोनेंट्स जो कि हैं वो है हमारे, एक तो ये प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम ALU बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ये जो FPU है ये इसका इन्हेंसमेंट है. हमने एक अलग से ALU के अलावा एक यूनिट डाला है, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ अभी. पर ये पूरा मेरा एक प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि जो डेटा का प्रोसेसिंग होगा वो इस प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होगा. ये हो गया मेरा पहला इंपॉर्टेंट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट. फिर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है मेरा कंट्रोल यूनिट. ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपके डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है अक्रॉस द सीपीयू. मतलब कब कौन सा डेटा फेच होगा, कब कौन सा डेटा एग्जीक्यूट होगा, मतलब इस प्रोसेसिंग यूनिट में जाके प्रोसेस होगा, कब वो आपके मेमोरी में राइट बैक होगा, वो सब कंट्रोल करता है ये कंट्रोल यूनिट. और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये बस. ये जो बस आप देख रहे हो अलग अलग कलर्स में, सो ये बस इंटरकनेक्ट करता है हर एक कंपोनेंट्स को एक दूसरे से इनसाइड अ प्रोसेसर. उसके अलावा जो मेन कंपोनेंट है, यानी इन तीनों के अलावा आपका जो मेन कंपोनेंट है वो ऑब्वियसली मेमोरी है. मेमोरी यानी कि जो लेवल 1 कैशे, देखिए आप ये देख सकते हो, ये डेटा कैशे है और ये भी लेवल 1 कैशे है, पर ये इंस्ट्रक्शन कैशे, यानी कि ये एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड सीपीयू है. न्यूमन में क्या होता, सिर्फ एक लेवल 1 कैशे होता, ठीक है. उसके अलावा एक रजिस्टर बैंक होता, ठीक है, क्लियर. सो यहां से हमने इन्हेंस किया यहां पे, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी, एप्लीकेशंस आए, तो लोगों को मल्टीटास्किंग चाहिए था. तो अब एक कोर पे मल्टीटास्किंग मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था. एक तो मेरे सीपीयू का जो स्पीड है वो रिड्यूस हो रहा था, क्योंकि आप सिंगल कोर पे ही अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हो. तो जो इंटरप्ट्स जनरेट हो रहे थे, आपके शेड्यूलिंग वगैरह जो हो रहा था, उसके वजह से आपका सीपीयू का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा था. तो ये आइडिया आया कि क्यों नहीं हम अपने सीपीयू में एक कोर की जगह मल्टी कोर्स डाल दें. तो जो मॉडर्न डे कंप्यूटर्स हैं का प्रोसेसर्स हैं जो, उनमें मल्टी कोर्स यूज होते हैं. जो आपके स्क्रीन के सामने है वो एक 8 कोर प्रोसेसर है. ओके, फ्रॉम कोर 0 to कोर 7. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores. Now each of these cores is divided further into clusters. So आप देख सकते हो कि हर एक कोर्स को मैंने डिवाइड कर दिया है क्लस्टर्स में. So there are 4 clusters: cluster 0, cluster 1, cluster 2 and cluster 3, and each cluster contains 2 cores, right? तो ये हो गए मेरे क्लस्टर्स. देखिए ये क्लस्टर्स क्या है, देखिए क्लस्टर्स में जो है आपका लेवल 2 कैशे शेयर्ड है, यानी कि हर एक क्लस्टर का अपना एक लेवल 2 कैश है. यानी क्लस्टर के अंदर जो भी कोर्स हैं वो दोनों कोर एक ही लेवल 2 कैशे को शेयर कर रहे हैं, ठीक है. देखिए ये जो लेवल 2 कैशे है वो शेयर हो रहा है आपके इन दोनों कोर्स के बीच में, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्लस्टर में. सेम फॉर दिस क्लस्टर, दिस कैशे इज पर्टिकुलर फॉर दिस क्लस्टर 1. ओके, सेम फॉर 2 and 3.
और जो आपका लेवल 3 कैशे है, दिस इज शेयर्ड अमॉन्ग ऑल द क्लस्टर्स, यानी कि हर एक कोर्स अपने डेटा को इस लेवल 3 कैशे में भेजते हैं और लेवल 3 कैशे फर्दर मेन मेमोरी में या फिर रैम जो आपका होता है आउटसाइड द सीपीयू उसमें भेजता है। कैसे भेजता है? इन इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स के थ्रू। सो जो मेरा क्लस्टर सर्किट कोर के अलावा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीपीयू का, वो है आपका ये पेरिफेरल्स, और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं। यानी कि जो भी डेटा इन और आउट होता है आपके प्रोसेसर के, वो कंट्रोल होते हैं आपके इन पेरिफेरल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अब देखिए आपका कोई समझिए कोई इनपुट डिवाइस है, जैसे कि सपोज माउस है। अब माउस से आपने अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्लिक किया कि मुझे कोई पर्टिकुलर फोल्डर खोलना है, कोई आपका फोल्डर होगा, तो अब वो जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है वो इसके अंदर जाएगा, आपके प्रोसेसर के अंदर जाएगा, वो प्रोसेस होगा, और उसके बाद ये सीपीयू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस करेगा आपके सेकेंडरी मेमोरी को, जिसके अंदर स्टोर है आपका वो फोल्डर, और फिर वो उस फोल्डर को वो व्यू करेगा आपके स्क्रीन पर। तो ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था। इसी तरह के आप कोई भी वीडियो प्ले करते हो, ऑडियो प्ले करते हो, या फिर वेब ब्राउजिंग करते हो, तो इस इंटरकनेक्ट्स के थ्रू आपका सीपीयू आउटवर्ड जो बाहर की दुनिया है उससे कम्युनिकेट करता है। ओके, तो होप करता हूं आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा एक सीपीयू का। अब मैं इस कोर पे फोकस करता हूं, एक सिंगल कोर पे। तो सिंगल कोर मैंने आपको दिखाया कि सिंगल कोर में जो टिपिकल जो भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है बता दिया था मैंने आपको। एक तो प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट्स हो गया, और आपका बस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, उसके अलावा आपका मेमोरीज हो गए। तो सेम हेयर देखिए, सेम चीज़ यहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, ठीक है, एएलयूज हो गया, कैशेज हो गए, आपका रजिस्टर बैंक हो गया, और बस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो ये एक कोर के अंदर का। तो जो हमारे प्रोजेक्ट में हम डिज़ाइन करेंगे वो ये कोर रहेगा, राइट। हम लोग एक कोर डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। अब कोर के अंदर जाता हूँ मैं। अगर देखिए कोर के ये 3 कंपोनेंट्स हैं मेरे। एक तो आपका ये प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, जिसको हम एएलयू के नाम जानते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड बस मैनेजमेंट सिस्टम, these are the main 3 components of a core. Coming to our processing unit, so processing units में क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो क्योंकि वो डेटा प्रोसेस कर रहा है, तो आपका कोई भी डेटा है, बड़ी से बड़ी कोई वीडियोज हो या फिर ऑडियो हो, वो ब्रेक होके 0 और 1 में ही आते हैं। तो उनके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं वो टूट के सिंप्लीफाई हो के बेसिक ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई शिफ्ट या फिर एंड नॉट, इन्हीं ऑपरेशंस में वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो जो कंपोनेंट्स आपके इस प्रोसेसिंग यूनिट में होगा वो यही सारे होंगे। आपका एडर्स होगा, शिफ्टर होगा, आपका लॉजिक गेट्स होंगे जो कि एंड और नॉट ये सब बिट वाइज परफॉर्म करेंगे, हाँ ठीक है, स्टेटस रजिस्टर्स होंगे। तो ये सब बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। तो पहले ही हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक एएलयू वगैरह था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था। तो आपके इसमें क्वेश्चन आना चाहिए कि क्योंकि ये जो एएलयूज होते हैं ना, ये एएलयूज सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। सो जब हमारा कोई भी होल नंबर जो है, कोई फ्लोटिंग नंबर्स हो गए, तो अगर हमें उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने थे तो हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते थे जिसका नाम होता था इम्यूलेटर्स। तो वो इम्यूलेटर्स के हेल्प से हम अपने फ्लोटिंग डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। तो उसकी वजह से आपका स्पीड स्लो हो जाता। सो इन्हेंसमेंट के बाद हमने एक डेडिकेटेड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट डाल दिया अपने प्रोसेसर में, जिसकी वजह से इसका स्पीड इन्हांस हो गया। तो जो भी फ्लोटिंग पॉइंट डेटाज होंगे वो आके यहाँ पे ऑपरेट्स होंगे, और जो भी आपका इंटीजर्स होंगे वो यहाँ पे ऑपरेशन होंगे, ठीक है। कमिंग टू आवर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यानी कि जो कि आपका कंट्रोल कर रहा है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट ऑपरेशंस को,
यानी कि कोई भी डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, कौन सा डेटा इसमें जाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, कौन सा डेटा आपका मेमोरी में जाएगा, वो सब कंट्रोल कर रहा है। पूरा जो भी फ्लो है वो कंट्रोल कर रहा है आपका ये कंट्रोल यूनिट, राइट। सो इसमें क्या क्या हो सकता है आपका, एक तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, तो जो कि करंट जो भी इंस्ट्रक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो वो होल्ड करता है। उसके अलावा आपका प्रोग्राम काउंटर हो गया, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होकर रखता है, ठीक है। टाइमिंग एंड लॉजिक कंट्रोल यूनिट हो गया, डिकोडर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स हो गए जो कि इस कंट्रोल यूनिट में आता है। इसके टाइप्स की बात करूं तो एक तो आपका हो गया हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, तो हम लोग जो अपने कोड में यूज करेंगे वो हार्डवायर कंट्रोल यूनिट करेंगे, ठीक है। और एक होता है आपका माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तो इसमें क्या होता है, आप फर्मवेयर लॉजिक लिखते हो और वो फर्मवेयर लॉजिक के थ्रू आपका पूरा डेटा कंट्रोल होता है। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि थोड़ा सा स्लो है, पर ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको कि आप अगर फर्दर कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, पर इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, पर ये फास्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फाइनल बस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो बस मैनेजमेंट सिस्टम आपका 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। कोई भी बस हो 3 टाइप्स में डिवाइड होगा, या तो वो बस मेन डेटा कैरी करेगा, या तो वो बस आपका एड्रेस कैरी करेगा, या तो वो बस आपका कंट्रोल लॉजिक कैरी करेगा। तो इन तीनों को अलग करने से क्या होगा, आपका जो डेटा फ्लो है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आप अगर अलग अलग बस से अपने जो भी कंट्रोल डेटा होगा या फिर एड्रेस होगा भेजोगे तो सारे टास्क पैरेलल परफॉर्म होंगे, ठीक है। जो इसके अंदर कंपोनेंट्स आते हैं आपके ये होते हैं जो कि बताइए कौन सा डेटा कौन से बस में जाके फ्लो होगा, तो वो कंट्रोल होते हैं इनके थ्रू, राइट। तो ये हो गया मेरा कोर की बात, मेन 3 कंपोनेंट। इसके अलावा आपका जो रजिस्टर है और जो कैशे है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, ओके। सो अब मैं आपको थोड़ा मॉडर्न डे जो प्रोसेसर हम लोग यूज़ करते हैं उससे थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आपने देखा हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने सिंगल कोर से स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें सिंगल कोर है और हम लोग थ्रेडिंग और इंटरप्ट के थ्रू अपने डेटा को प्रोसेस कर रहे थे, अपने टास्क को परफॉर्म करवा रहे थे, वो इन्हेंस हुआ। फिर हमने मल्टी कोर पे शिफ्ट किया, ठीक है। ये मल्टी कोर हमारा सीपीयू का परफॉर्मेंस और बढ़ाया, ठीक है। अब हमने इंट्रोड्यूस किया को प्रोसेसर्स को, ठीक है। ये को प्रोसेसर्स क्या होते हैं देखिए, यानी कि आपको नाम समझ में आ रहा होगा, प्रोसेसर्स के हेल्पर, यानी कि जो आपका मेन सीपीयू होगा उसको हेल्प करने के लिए हमने कुछ अलग से कंपोनेंट्स लगा दिए हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो, आपका जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, आपका डीएसपी हो गया यानी कि डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। उसके बाद आपका एनपीयू हो गया यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। सो जैसे अब ये हर एक डेडिकेटेड है किसी एक पर्टिकुलर टास्क के। सपोज करिए कि मेरे पास कोई वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर वीडियो प्रोसेस करने का कोई टास्क आता है इस सीपीयू के पास, ओके। तो वो सीपीयू प्रोसेस करेगा और उसके बाद उसने डिकोड किया, उसको मालूम पड़ा कि ओके ये एक वीडियो प्रोसेसिंग का टास्क है, तो वो सेंड कर देगा आपके जीपीयू को। जीपीयू उस पर जो भी प्रोसेसिंग होगा वो करेगा और वापस से वो डेटा सेंड कर देगा आपके सीपीयू को। इन सिमिलर वे अगर सपोज करिए आपके पास कोई ऑडियो रिलेटेड टास्क आया, तो वो सीपीयू प्रोसेस करेगा, उसको डिकोड करेगा, ओके तो ये ऑडियो रिलेटेड टास्क है, तो वो सेंड कर देगा आपके डीएसपी को। डीएसपी उस डेटा को प्रोसेस करेगा और वापस उसको भेज देगा आपके सीपीयू के पास। एंड इन सिमिलर मैनर अगर कोई एआई रिलेटेड टास्क है तो वो जो आपका सीपीयू है वो भेजेगा आपके एनपीयू को, एनपीयू विल परफॉर्म some operations on it and it will send the data back to the CPU. So you can see कि कैसे आपने को प्रोसेसर्स की हेल्प लेकर आपने अपने CPU का लोड कम कर दिया। अब इस कम करने की वजह से आपका CPU का जो स्पीड होगा वो बहुत अच्छा खासा इनहेंस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये मेरी बात हो गई एक टिपिकल सीपीयू के आर्किटेक्चर की। अब हम लोग, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग जो इस सीरीज में डिजाइन करेंगे वो एक कोर होगा, राइट। तो मैं आपको ये आर्किटेक्चर देख के आपको समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल में एक टिपिकल सीपीयू कैसा दिखता है। सो अब इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ अ MIPS 32 प्रोसेसर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर योर फीडबैक so that I can enhance my content. Thank you.